नमस्कार, ज्ञान सुधा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो नेट के जो क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एमसीक्यूज़ पे चर्चा करी थी, जो कि 2014 में जो लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चंस आए थे उसमें, और उसी चर्चा को जारी रखते हुए आज हम 2015 में जो नेट में क्वेश्चंस आए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की उसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की सबसे ख़ास बात यह है, ठीक पहले वाले वीडियो की तरह, कि आज हम केवल पहली यूनिट की ही चर्चा करेंगे। इट मीन्स हमारी जो पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे विषय से संबंधित सन 2015 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, हम आज केवल उसी पे चर्चा करेंगे। एक एक यूनिट से संबंधित हम एमसीक्यूज़ केवल इसीलिए ले रहे हैं ताकि हमें ये आइडिया लगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम। अपार्ट फ्रॉम डैट कि जो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिससे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मतलब हर बार उससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि हम एक एक यूनिट को इस तरीके से कवर करेंगे तो हम उन टॉपिक्स को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। सो दीज आर द मेन 2 रीज़न्स कि हम क्यों केवल यूनिट वाइज क्वेश्चन ही कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस यूनिट से संबंधित था वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट पोस्ट कॉप, यानी पोस्ट कॉप के बारे में निम्नलिखित में से एक क्या सही नहीं है। नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। नाउ बिफोर जंपिंग टू द ऑप्शंस, हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि विच इज़ नॉट करेक्ट। इट मीन्स इन 4 ऑप्शंस में से 3 बातें पोस्ट कॉप से संबंधित हैं और वो सही हैं, केवल एक ही बात गलत है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट रिलेटेड टू पोस्ट कॉप। अपार्ट फ्रॉम डैट जो दूसरी बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि पोस्ट कॉप से संबंधित उसका क्या फुल फॉर्म है, उसको किसने प्रतिपादित किया और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन 3 चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए सही ऑप्शन चूज़ करना इजी होगा। और ये वाला क्वेश्चन इजी कैटेगरी का है, इट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट्स गो थ्रू द ऑप्शंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, गुलिक क्वाइंड द एक्रोनिक पोस्ट कॉप। नेक्स्ट वन इज़, it incorporates the function of manager. Option C is it considers human elements in an organization, and option 4th is it is an expression of administrative principles. यानी पहला ऑप्शन है हमारा कि पोस्ट कॉप शब्द को गुलिक ने गढ़ा है। दूसरा ऑप्शन है इसमें प्रबंधकों के कार्यों सम्मिलित हैं। तीसरा ऑप्शन है यह एक संगठन में मानव तत्वों पर विचार करता है। और चौथा ऑप्शन है हमारा कि यह प्रशासनिक सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है। हम सभी जानते हैं कि पोस्ट कॉप का फुल फॉर्म है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो यदि आप पोस्ट कॉप शब्द पे पूरा ध्यान देंगे तो हम ये पाते हैं कि इसमें मानव तत्व कहीं पे भी इंक्लूडेड नहीं है। और ये सब चीज़ें किस चीज़ से संबंधित हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल हैं और एक प्रबंधक को क्या क्या काम करने चाहिए उससे संबंधित हैं। तो डेफिनेटली ऑप्शन बी और डी तो नहीं आएगा। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए और सी, कि क्या गुलिक ने इस शब्द को गढ़ा है और क्या पोस्ट कॉप मानव तत्वों पर विचार करता है। वी ऑल नो पोस्ट कॉप को लूथर गुलिक ने ही गढ़ा था। ही हैज़ क्वाइंड द टर्म पोस्ट कॉप, और पोस्ट कॉप में मानव संबंधित तत्व कहीं पर भी नहीं आता है। तो इट्स एन ईजी ऑप्शन, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि जो दूसरा क्वेश्चन है वो पहले बार की तरह ही ऑथर्स और उनकी किताबों से संबंधित हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये वाला क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हर साल इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें बुक्स याद होनी चाहिए। टिप एंड ट्रिक इज़ कि आप हर ऑथर की सबसे पहली किताब, उनका फेमस क्रिएशन, कोई भी फेमस राइटिंग जो भी है उनकी, वो
और उनकी आखिरी किताब जो भी पब्लिश हुई है। अगर इन 3 चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे तो जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे लिए समवेयर ईजी हो जाएंगे अटेम्प्ट करने। वी कैन मेक एन ईजी गेस। तो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इस हिसाब से है कि लेखक हमारे पास 4 हैं और पुस्तकें हमारे पास 5 हैं। अमूमन ये होता है कि 4 ही ऑप्शंस होते हैं, तो अगर हम लोगों ने 2 या 3 भी करेक्ट अगर गेस कर लिए हैं तो चौथा ऑप्शन अपने आप ही वही बच जाता है। लेकिन यहाँ हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, सो यू हैव टू बी लिटिल बिट मोर केयरफुल। अब अगर हम चर्चा करते हैं कि जो लेखक हैं, तो सबसे पहले हैं गेराल्ड ई केडन, नेक्स्ट इज़ फ्लेक्स नीग्रो, पॉल एच एपलबी और निकोलस हेनरी। जो 5 किताबें हमको ऑप्शंस में दी गई हैं वो है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स, चौथी किताब है पिग डेमोक्रेसी और लास्ट किताब है द पॉलिटिक्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। अब हम सभी जानते हैं कि पॉल एल एचएलबी की सबसे पहली किताब थी बिग डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर मैं आपको क्लू देती जाऊँगी और आपके लिए इजी होगा इसको गेस करना। तो सी के लिए तो हमारा ऑप्शन आएगा 4। दूसरा सबसे फेमस किताब जो नीग्रो की थी डेट वाज मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो डेफिनेटली बी का 1 आएगा। अब यदि यहाँ पर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आप पाएंगे, अगर हम कह रहे हैं कि सी का ऑप्शन 4 आएगा, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ऊपर जो सी का कोड दिया हुआ है उसमें 4 कहाँ आ रहा है। इट मीन्स सीधी इट्स एन ईजी गेस कि हमने जो बिग डेमोक्रेसी जो मैं आपको बता रही हूँ दैट इज़ द राइट आंसर। दूसरा क्लू ये है कि यदि कभी आपको ऐसा ऑप्शन आता है जहाँ पर एक ही कोड के लिए जो दूसरा उसका मैचिंग है वो आ रहा है, रिपीटेटिव लगातार आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली दैट इज़ द राइट कोड फॉर इट। दूसरा, यदि यहाँ पर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो केवल बी और जो सी ऑप्शन है आप उसमें पाएंगे कि उनके जो कोड ए बी सी के हैं वो तीनों सेम हैं। यानी जो ऑप्शन ए है, यानी हमारा जो गेराल्ड ई केडन की हम बात कर रहे हैं, तो उनकी किताब द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। नीग्रो की किताब मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। पॉल एल एचएलबी की किताब है बिग डेमोक्रेसी। मीन्स ये 3 ऑप्शंस तो हमारे पास सीधे सीधे हैं। यदि आपने 2 ऑप्शंस गेस भी कर लिए और यदि नहीं भी किए तो आप यहाँ पे जो कोड दिए हुए हैं उनसे भी आप एक रफली आइडिया लगा सकते हैं। जो कन्फ्यूजन फैक्टर ऑप्शन बी और सी में है वो है डी का कोड। एक जगह डी का कोड 5th दे रखा है, यानी कि निकोलस हेनरी की किताब उनके अनुसार द पॉलिटिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, और जो दूसरा सी ऑप्शन है उसमें निकोलस हेनरी की किताब है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स, जो कि ऑप्शन 3 है। वी ऑल नो कि निकोलस हेनरी की सबसे फेमस किताब जो हम एक लोक प्रशासन के विद्यार्थी के रूप में जानते हैं वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स। तो यदि हम इस बात को ध्यान में रखते हैं तो हमारे लिए सीधा और बहुत ही सरल ऑप्शन हमारे सामने आता है, वो है ऑप्शन सी, जहाँ पर गेराल्ड ई केडन ने लिखी है द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बी का कोड है 1, यानी फ्लेक्स नीग्रो ने लिखी है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सी का कोड है 4 यानी बिग डेमोक्रेसी, पॉल एल एचएलबी की बिग डेमोक्रेसी, और निकोलस हेनरी ने, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स लिखी है, दैट इज ऑप्शन सी। सो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन सी हमारे सामने सही उत्तर के रूप में हमारे सामने आता है। तो आप लोगों से के लिए रिक्वेस्ट यही है और आप लोगों के लिए सजेशन यही है कि प्लीज़ गो थ्रू द बुक्स, और इस क्वेश्चन से संबंधित और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके लिए मैं आप लोगों को, ये जो हमारे ऑथर्स हैं, हमारे जो लेखक हैं, इन्होंने और कौन कौन सी किताबें लिखी हैं मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देती हूँ। सो इट विल बी एन एडिशनल नॉलेज फॉर यू।
हमारे जो 4 ऑप्शंस थे, दैट वाज डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच वाज पब्लिश्ड इन 1971, वाज रिटन बाय गेराल्ड ई केडन। फ्लैक्स नीग्रो ने 1965 में अपनी मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किताब लिखी थी। और पॉल एल एचएलबी की जो सबसे पहली किताब थी, बिग डेमोक्रेसी, जो एक लोक प्रशासन के विद्यार्थी के रूप में हम जानते हैं, उन्होंने वो पब्लिश करी थी 1945 में। एंड निकोलस हेनरी हैज़ पब्लिश्ड हिज बुक इन 1975, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स। इसके अलावा एपलबी की और 3 किताबें बड़ी फेमस थी। उस पर चर्चा करने से पहले जो हमारे पास 5वां ऑप्शन था, द पॉलिटिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, उसको लिखने वाले थे जेम्स डब्ल्यू फेसलर और डोनाल्ड एफ कैटल। सो दिस इज़ एन एडिशनल नॉलेज फॉर यू कि कभी अगर ये किताब भी आपके पास आती है ऑप्शन में एज अ एंड द ऑथर कम्स, सो इट्स ईजी फॉर यू टू गेस कि जो पॉलिटिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो किताब डोनाल्ड एफ कैटल और जेम्स डब्ल्यू फेसलर ने 1991 में लिखी थी। तो काफ़ी लेटर स्टेज में ये वाली किताब आई थी। बिग डेमोक्रेसी के अलावा पॉल एचएलबी ने 3 और किताबें लिखी थी, विच वॉज पॉलिसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, मोरालिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1952। एंड इन 1961 उनकी एक तीसरी किताब आई थी, डेट वॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर वेलफेयर स्टेट। पॉल एचएलबी बेसिकली अमेरिका से थे और उन्होंने वहाँ की सरकार के लिए भी काम किया था काफ़ी कुछ, और यहाँ इंडिया आके भी उन्होंने प्रशासनिक सुधारों के लिए भी बहुत से सजेशंस दिए थे। वो हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में भी चर्चा करेंगे। नीग्रो की मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा 2 मुख्य किताबें थी। पहली थी न्यू पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कार्मिक प्रशासन से संबंधित उन्होंने एक किताब लिखी थी 1976 में। और 1983 में उनकी एक किताब आई थी रीडिंग्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। गेराल्ड ई केडन की अगर हम बात करते हैं तो डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा उनकी भी 2 और किताबें आई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म विच वॉज पब्लिश्ड इन 1968। और चूँकि वो भी अमेरिका से ही बिलोंग करते थे तो उन्होंने एक और किताब लिखी थी 1983 में, अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अ बिब्लियोग्राफिकल गाइड टू द लिटरेचर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन 3, जो हमारे फर्स्ट यूनिट से संबंधित था। Who among the following said the study of administration deals with men, material and methods? पिछले वीडियो में मैंने आपको एक और टिप और ट्रिक बताई थी कि जब भी आप कभी कोई परिभाषाएं याद करते हैं तो किस विचारक ने क्या कहा है, हर एक की परिभाषा में कुछ खास बातें होती हैं, आप उसको अंडरलाइन कीजिए, इट विल बी ईजी फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम डेट थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस यहाँ पर थोड़ी सी अवेयरनेस से अगर आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। हम जानते हैं कि फेयोल और उर्विक शुरू के विचारक रहे हैं, क्लासिकल थिंकर्स रहे हैं। और अगर जब हम क्लासिकल थिंकर्स और क्लासिकल थ्योरीज़ की हम बात करते हैं तो वहाँ पर मानवीय तत्व को अधिक महत्व नहीं दिया गया था। तो यदि हम ये परिभाषा देखते हैं जहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्रशासन का संबंध मैन, मटेरियल और मेथड से है, तो डेफिनेटली जब हम मैन की बात करें यानी मानवीय तत्व की बात कर रहे हैं तो फेयोल और उर्विक ने ये ऐसी परिभाषा नहीं दी थी। यू हैव टू रिमेंबर देयर डेफिनेशंस डेफिनेटली। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 अदर ऑप्शंस, दैट इज़ पी मैक्वीन और लेविस मेरियम। अब यदि यहाँ पर मैक्वीन के अलावा नीग्रो होते, जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल बिकॉज नीग्रो ने डेफिनेशन दी थी कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज़ ऑफ मैन एंड मटेरियल्स टू एकम्प्लिश अ पर्पस। इट मीन्स नीग्रो ने मैन और मटेरियल्स की तो बात करी थी लेकिन मेथड्स की बात नहीं करी थी। और मैक्वीन की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू द ऑपरेशंस ऑफ गवर्नमेंट वेदर सेंट्रल और लोकल। केंद्रीय या स्थानीय प्रशासन से संबंधित, सरकारों से संबंधित जो प्रशासन है वह लोक प्रशासन है। तो वी आर लेफ्ट विद द 4th ऑप्शन, दैट इज़ लेविस मेरियम। लेविस मेरियम ने कहा था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद men, material and methods।
तो यहाँ पर आप एक चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा कि नीग्रो ने केवल मेन और मटेरियल्स की बात करी थी, मेथड्स की बात नहीं करी थी। इन फ्यूचर कभी क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इट वाज ओनली लेविस मेरियम जिन्होंने 3 M's की बात करी थी, दैट इज़ मेन, मटेरियल एंड मेथड्स, वेयर एज नीग्रो हैज़ said about only 2 M's, that is men and materials. So the option is D. Lewis Merriam is the right answer for this question. This we have discussed. So now come to the question 4. चौथे क्वेश्चन पर आते हैं और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन लेखक और उनकी किताबों से संबंधित हैं एंड अगेन अ लिटिल बिट ट्रिकी। 4 लेखक हैं और हमारे पास जो पुस्तकें हैं वो हैं 5, मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। लेखक हैं L.D. वाइट, ग्लेडन, ड्वाइट वॉल्डो और जॉन ए वेग। और हमारे पास जो 5 किताबें हैं वो हैं एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और 5वीं किताब है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन दो वेरी ट्रिकी मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे जो 2 किताबें हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो ऑप्शन चौथा है हमारा बुक्स में एंड इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन 2 किताबों के नाम जब शुरू में एक विद्यार्थी के रूप में हम पढ़ते हैं तो हमें ऑलमोस्ट सेम से ही लगते हैं। समवेयर वी नेग्लेक्ट द थिंग कि भी हाँ क्या लिखा हुआ है। दिट इज़ अ जर्नल ट्रेंड जो मैंने काफ़ी बार बच्चों में देखा है। सो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू द टिप कि यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि L.D. वाइट की सबसे जो फेमस किताब थी दैट वाज इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर एज ग्लेडन ने लिखी थी एंड इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। L.D. वाइट की, वुडरो विल्सन की, ड्वाइट वॉल्डो की जो फेमस किताबें हैं यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैम। L.D. वाइट का ने किताब लिखी थी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिनसे वो बहुत फेमस हुए थे। सो लुकिंग इनटू द ऑप्शंस हम सीधा कह सकते हैं कि जो A का कोड आएगा 2 और B का कोड आएगा 4, यानी L.D. वाइट के लिए है द राइट कोड इज़ इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और E.N. ग्लेडन के लिए जो सही कोड है, B का सही कोड है 4, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब आगे चर्चा करने से पहले एक बार लेट्स गो थ्रू द कोड्स कि उनमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, आप 5 किताबों को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपके लिए ऑप्शंस बहुत ही इजी हो जाएंगे अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। A का ऑप्शन है 2 और B का ऑप्शन है 4। इट मीन्स अगर आप इन कोड्स को देखेंगे तो A के लिए कोड केवल ऑप्शन B में 2 दे रखा है और D में भी 2 दे रखा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि E. ग्लेडन ने जो अपनी किताब लिखी थी इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4 है, इफ़ यू कैन सी, E. ग्लेडन ने किताब लिखी थी एंड इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स B का सही कोड 4 है। तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शन B में देखेंगे तो B का कोड 4 मिलता है और बाकी किसी में भी ये चीज़ें नहीं हैं। तो एक वैसे तो आपको किताबों के नाम याद होने चाहिए, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं तो कई बार हमारे पास टाइम का क्रंच होता है, तो यू हैव टू प्ले स्मार्ट। अगर आपको 2 ऑप्शंस सही मिल रहे हैं जिसके लिए आप बहुत ही कन्फर्म्ड हैं तो यू कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। लेकिन आपके नॉलेज के लिए भी मैं यहाँ एक बता देती हूँ, जो एक कन्फ्यूजिंग फैक्टर जो एक इसमें है वो है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो ड्वाइट वॉल्डो के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 5th। अगर आप ऑप्शन B में भी देखेंगे और C में भी देखेंगे, लेकिन कई जगह कई बार कन्फ्यूजन क्या होता है कि स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कई बार। यदि यहाँ पर ऑप्शन दिया होता कहीं वुड्रो विल्सन या ड्वाइट वॉल्डो, तो यू शुड ऑलवेज़ रिमेंबर कि ड्वाइट वॉल्डो ने तो किताब लिखी थी द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में ऑप्शन 5 में दे रखा है। लेकिन जो किताब थी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो लिखी थी वुड्रो विल्सन ने। तो यू हैव टू कीप इन माइंड, कभी कभी ये चीज़ें ध्यान से निकल जाती हैं एंड वी गेट कन्फ्यूज कि स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो वुड्रो विल्सन की थी और यहाँ पे वुड्रो विल्सन ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग इसी कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। तो यू शुड ऑलवेज़ रिमेंबर द स्पेसिफिक नेम, और पूरा नाम आप याद रखिए। स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रो विल्सन एंड स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रिटन बाई ड्वाइट वॉल्डो। और जो वेग ने किताब लिखी थी, जॉन ए वेग ने जो किताब लिखी थी, डेट वॉज एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, जहाँ पर आपको पता है कि ड्वाइट वॉल्डो ने लिखी थी स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एल.डी. वाइट की थी स्टडी ऑफ इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेयरएज ग्लेडन ने लिखी थी एन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो लिखी गई थी वो आपकी किताब आपके सामने ही है, जॉन ए वेग के द्वारा लिखी गई थी। अब जो 5वां क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इससे संबंधित मिनो बुक कंसेप्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फोकस ऑफ 3rd मिनो बुक कॉन्फ्रेंस 2008। जो तीसरी मिनो बुक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका मुख्य विषय क्या था या वो किस पर आधारित थी। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं मार्केटाइजेशन, नेक्स्ट इज सोशल इक्वालिटी, थर्ड ऑप्शन इज़ नेटवर्क गवर्नमेंट एंड फोर्थ इज़ मेजरमेंट। यानी पहला ऑप्शन है बाजारीकरण, दूसरा है सामाजिक साम्यता, तीसरा है स्वचालित सरकार या फिर आप नेटवर्क सरकार भी कह सकते हैं, और चौथा ऑप्शन है मापक यानी मेजरमेंट। इनके ऑप्शंस पे चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें व्हाट वाज मिनो बुक कॉन्फ्रेंस, कितनी कॉन्फ्रेंसेस अब तक हो चुकी हैं, कब कब हुई हैं और उनका क्या उद्देश्य है। यदि इसको आप एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू पिन पॉइंट द राइट ऑप्शन। बेसिकली व्हाट वाज मिनो बुक कॉन्फ्रेंस, मिनो बुक कॉन्फ्रेंस क्या थी। मिनो बुक कॉन्फ्रेंस हर 20 साल में होती हैं। इस हिसाब से सबसे पहले मिनो बुक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1968 में, दूसरी हुई थी 1988 में, और तीसरी जिस पे हमारा क्वेश्चन आधारित है वो हुई थी सन 2008 में। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि लोक प्रशासन और लोक प्रबंधन से संबंधित जितने भी स्कॉलर्स हैं वो सब एक साथ इकट्ठे होते हैं और इस विषय के भविष्य के ऊपर और वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है उसके ऊपर चर्चा की जाती है। सो दैट इज़ बेसिकली मिनो बुक कॉन्फ्रेंस which is related to public administration and public management to reflect the state of the field and its future. यदि हम मिनो बुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट की बात करते हैं जो 1968 में हुआ था, तो उससे संबंधित जो खास 4 बातें हैं वो मैं और अधिक जो बातें मैं आपसे अभी शेयर करना चाहूँगी। और इसी से रिलेटेड लास्ट ईयर हमारे पास क्वेश्चन आया था जो उन्होंने कहा था कि उसको एक सीक्वेंशियल फॉर्म में हम लोग लगाएं। तो मिनो बुक कॉन्फ्रेंस से सबसे पहले जो चीज़ चर्चा में थी वो थी हनी बुक रिपोर्ट, जो कि लोक सेवाओं की उच्च शिक्षा पर आधारित थी। फिर था फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उससे संबंधित थी, एंड इट वाज सो ऑन। यदि हम मिनो बुक कॉन्फ्रेंस प्रथम की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था इसमें 2 खास बातें थी। एक तो लोगों में बड़ा ही आप ये कह सकते हो कि असंतोष था लोक प्रशासन से को एक विषय के रूप में लेकर, कन्फ्यूजन था, गुस्सा था कि किस हिसाब से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, स्पेशली इट वाज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। दूसरी एक खास बात ये थी कि इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अपोजिशन टू द फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस।
फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चर्चा करी थी, सो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो। और इसमें सबसे ख़ास बात जो मीनो बुक कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसका फोकस था चेंज, रेलेवेंस, सोशल इक्वालिटी एंड वैल्यू। इन 4 चीज़ों के ऊपर मीनो बुक कॉन्फ्रेंस का फोकस था। तो यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन का सबसे पहला क्लू मिल जाता है, डेट इज़, लेट मी गो थ्रू द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फोकस ऑफ थर्ड मीनो बुक कॉन्फ्रेंस 2008, जिसमें कि सेकेंड ऑप्शन जो है सोशल इक्वालिटी दिया हुआ है, जबकि हमने अभी पढ़ा है कि मीनो बुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट का फोकस कहाँ पर था, सोशल इक्वालिटी। तो इस तरीके से ऑप्शन बी हमारे इसमें नहीं आएगा, सो ऑप्शन बी कैन नॉट बी द राइट आंसर। आगे चर्चा करते हैं हम लोग। मीनो बुक कॉन्फ्रेंस का एक मुख्य उद्देश्य ये था कि ये चाहते थे कि लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में और अधिक मान्यता मिले और इसका और अधिक प्रचार प्रसार। इसके अलावा नवीन लोक प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो एज अ प्रैक्टिस उसको व्यवहार में लाने के लिए ये उतना कामयाब नहीं हुआ, और ड्वाइट वॉल्डो की चेयरमैनशिप में मीनो बुक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। और इसमें जो भी चर्चाएं हुई और इसमें क्या प्रगति रही उसको बाद में फ्रैंक मैरिनी ने एक पुस्तक के रूप में 1971 में पब्लिश किया था। द बुक वॉज टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मीनो बुक पर्सपेक्टिव। तो आपका इन पॉइंट्स के आधार पे 2 क्वेश्चंस और बन सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि मीनो बुक कॉन्फ्रेंस की चेयरमैनशिप या अध्यक्षता किसने करी थी, और दूसरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि टूवर्ड्स, जो किताब की मैं बात कर रही हूँ, टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मीनो बुक पर्सपेक्टिव, ये किस से संबंधित थी। तो डेफिनेटली इट वाज रिलेटेड टू मीनो बुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट। Another thing to be kept in mind is कि who was the author of this book. So it was Frank Marini who published in 1971 his book Towards a New Public Administration, the Mino Book Perspective. तो इन बातों को यदि आप इस तरीके से याद करेंगे तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अटेम्प्ट। अब यदि हम मीनो बुक कॉन्फ्रेंस सेकेंड की बात करते हैं तो इसमें जो मेन फोकस था वो था, डेट वाज LPG। LPG स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो फर्स्ट वाले की जो फोकस थी, जो मीनो बुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट थी, डेट वाज द फोकस वाज ऑन चेंज, रिलेवेंस एंड सोशल इक्वालिटी एंड वैल्यू, और दूसरी वाज फेमस फॉर LPG। अपार्ट फ्रॉम डेट मीनो बुक कॉन्फ्रेंस दूसरे ने जो द्वितीय हुई थी, that gave the rise to the concept of new public management। नवीन लोक प्रबंधन को इन्होंने एक, जिसे आप कहते हैं कि इसका जन्म हुआ और उसको उन्होंने और अधिक पॉपुलराइज करने की कोशिश करी। इस कॉन्फ्रेंस की एक ख़ास बात ये थी कि इसमें जितने भी प्रतिभागी थे वो ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस से थे, लॉ से थे, मैनेजमेंट से थे, एडमिनिस्ट्रेशन से थे। तो ये बेसिकली पहले की बजाय और थोड़ी सी ब्रॉड और लिबरल थी। पहले वाली कॉन्फ्रेंस में जितने भी स्कॉलर्स थे वो केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही थे, और जबकि यहाँ पर अंतर विषय की अगर हम बात करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अगर हम बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे स्कॉलर्स इसमें आए थे। इसके अलावा इसकी चेयरमैनशिप करी थी H. जॉर्ज फेड्रिक्सन ने, और इसकी जो पब्लिशिंग्स थी वो पब्लिक मैनेजमेंट इन द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, एसेज टू मीनो बुक ट्रेडिशन, वो पब्लिश की गई थी R.T. टेलर और टिमी के द्वारा। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें और आपको पता चलती हैं कि मीनो बुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट की अध्यक्षता ड्वाइट वॉल्डो ने करी थी, सेकंड की अध्यक्षता करी थी H. जॉर्ज फेड्रिक्सन ने, और इन दोनों से संबंधित जो भी प्रक्रिया उस टाइम रही, जो भी विचार आपस में स्कॉलर्स ने आदान प्रदान किए, उससे संबंधित 2 अलग अलग किताबें निकाली गई थी। पहली वाली के लिए थे फ्रैंक मैरिनी, और दूसरी वाली जो कॉन्फ्रेंस थी उससे संबंधित जो किताब निकाली गई थी वो R.T. मेयर और टिमी के द्वारा निकाली गई थी, जिसमें उस किताब का नाम था पब्लिक मैनेजमेंट इन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, एसेज इन द मीनो बुक ट्रेडिशन, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1990।
यानी 88 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके 2 साल के बाद इस बुक को पब्लिश किया गया था। अब हम बात करते हैं मिनो बुक कॉन्फ्रेंस थर्ड की, जिससे से संबंधित हमारा क्वेश्चन है। सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन एज वेल एज इट्स ईजी फॉर यू टू रिवाइज द मेन पॉइंट्स। इस कॉन्फ्रेंस की सबसे खास बात ये थी कि इट वॉज चेयर बाय रोजमेरी और लेरी, और इसका जो मेन फोकस था डेट वाज अपॉन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिफॉर्म्स, या फिर जिसको हम कह सकते हैं सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स को भी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उस पे इसका मेन फोकस था। जबकि जो सेकेंड वाली थी उसका फोकस था एलपीजी पे, डेट वाज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और जो फर्स्ट था डेट वाज बेस्ड, द फोकस वाज ऑन चेंज, रेलेवेंस, सोशल इक्वालिटी एंड वैल्यू। तो इससे संबंधित अगर हम बात करेंगे कि मिनो बुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का मेन फोकस किस पे था, तो ये तीनों चीज़ें आपको पता चल गई हैं। अपार्ट फ्रॉम डेट, इसमें एक ख़ास बात ये थी कि इट गेव राइज टू द कंसेप्ट ऑफ 3E। 3E का मतलब था इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। सो दैट इज़ अनदर थिंग टू बी केप्ट इन माइंड। सेकेंड वाले ने राइज दिया था द न्यू कंसेप्ट ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट को, और जो थर्ड थी इसमें 3E's की हम बात करते हैं। इसके अलावा सबसे ख़ास बात जो मिनो बुक कॉन्फ्रेंस थर्ड की थी कि ये 2 फेजेस में कंडक्ट किया गया था, जबकि पहले वाले में ऐसा नहीं था। जो फर्स्ट फेज़ था वो बेसिकली एक प्री कॉन्फ्रेंस फेज़ था, जहाँ पे यंग स्कॉलर्स इकट्ठे हुए थे, जो लोक प्रशासन से संबंधित थे, जो यंग स्कॉलर्स थे वो इकट्ठे हुए थे। और जो सेकेंड फेज़ था वो एक प्रॉपर कॉन्फ्रेंस का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्म में किया गया था, और यहाँ पर ज़्यादातर सीनियर स्कॉलर्स इकट्ठे हुए थे। एंड दे एम्फसाइज्ड ऑन कंपैरेटिव स्टडीज़ एंड दे ऑल्सो एम्फसाइज्ड दैट द सिस्टम्स इन द वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड, यानी अंतर संबंधित हैं। तो उन्होंने तुलनात्मक जो केस स्टडीज़ होती हैं उस पर भी उन्होंने एम्फसाइज़ किया था, और पूरे विश्व को किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, अंतर संबंधित हैं, उस बात पे भी इन्होंने फोकस किया था। तो हमारा जो क्वेश्चन था, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फोकस ऑफ थर्ड मिनो बुक कॉन्फ्रेंस 2008। तृतीय मिनो बुक सम्मेलन 2008 निम्नलिखित में से किस पे केंद्रित था? बाजारीकरण, सामाजिक साम्यता, स्वचालित सरकार या नेटवर्क सरकार जिसे हम कहते हैं, और मापक, दैट इज़ मेजरमेंट। तो वी ऑल नो दैट वी हैव डिस्कस्ड कि ऑप्शन बी जो सोशल इक्वालिटी है वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मिनो बुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट का मेन फोकस था। और यदि आप थोड़ा सा और ध्यान दें कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं मिनो बुक कॉन्फ्रेंस 3 की, जहाँ पर उनका मेन फोकस था कंपैरेटिव स्टडीज़ पे, और वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड, तो इससे आप ये क्लू ले सकते हैं कि जो मिनो बुक कॉन्फ्रेंस थर्ड थी जो 2008 में कंडक्ट की गई थी, उसका मेन फोकस था नेटवर्क गवर्नमेंट, यानी एक दूसरे से संबंधित सरकारें, स्वचालित सरकारें। दे आर इंटरकनेक्टेड, सो दे हैव अ गुड नेटवर्क। सो द राइट ऑप्शन इज़ सी। द राइट ऑप्शन इज सी, स्वचालित सरकार या नेटवर्क सरकार, और द नेटवर्क गवर्नमेंट इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम विच वॉज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स is the core principle of new public management as provided by Hayes and Kearney। हम सभी जानते हैं कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो जन्म हुआ था या जो ये चर्चा में आया, डेट वाज मिनो बुक कॉन्फ्रेंस सेकेंड, द्वितीय के बाद इसको ये जो टर्म क्वाइन की गई थी ये हमारे सामने आई थी, और इसको और अधिक इसका प्रचार प्रसार किया गया और लोगों ने इसको और अधिक रिकॉग्नाइज़ किया। न्यू पब्लिक ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले एक बार फिर मैं आपके साथ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट किस चीज़ से संबंधित हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देती हूँ, ताकि आपको एडिशनल नॉलेज भी मिल जाए और आपके लिए क्वेश्चन टिक करना भी आप लोगों के लिए ईजी हो जाए।
यदि हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वॉज बेसिकली एन अप्रोच that seeks to build an administration by implementing flexibility, transparency, minimum government, debureaucratization, decentralization, and it was the market orientation of public services and privatization. आप इस परिभाषा पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यदि आप इस पे ध्यान देंगे तो आपके लिए क्वेश्चन टिक करना ईजी होगा. And apart from that, you should know the basic concepts related to the subject. इसके अलावा अगर हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट यानी नवीन लोक प्रबंधन की बात करते हैं तो इट वाज मोर सिटीज़न फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पहले वाला जो अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा रिजिड था, जटिल था, उस पर पद सौंपानिक व्यवस्थाएं ज़्यादा अधिक थी. इट वाज मोर ऑफ हायरार्कियल disciplined bureaucratic system was there in comparison to new public management. New public management also defined as the process in which the liberal market principles of efficiency and economy are implemented in public center management for the public centers. हम सभी जानते हैं कि जो थर्ड जो मीनो बुक कॉन्फ्रेंस था उसमें 3 E's की हम लोगों ने बात करी थी, इकोनॉमी, इफ़िशिएंसी एंड effectiveness. Apart from that, new public management is also known as managerialism, market-based public administration and entrepreneurial government, etc. So ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए. इससे संबंधित आपको क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को हम और किन अन्य नामों से भी जानते हैं. सो दिस इज़ एन एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर यू. अपार्ट फ्रॉम डेट, यदि हम बात करते हैं NPM की यानी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की, तो इट वाज मिनो बुक कॉन्फ्रेंस सेकेंड जो कि 1988 में हुई थी, और वहाँ पे 3 मुख्य चीज़ों पे हम लोगों ने बात करी थी जिसने आगे इसको बढ़ावा दिया. डेट वाज डीब्यूरोक्रेटाइजेशन, democratization or decentralization. So these were the policies which strengthened the part of new public management. अगर हम रोल ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो डेफिनेटली इट वाज इंटेंडेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, सेव पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी जो हम लोक व्यय की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी कटौती की हम लोगों ने बात करी थी, उसको हम और कितने एफिशिएंसी से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम डेट, इट वाज आल्सो फोकस्ड ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंटल ऑपरेशंस एंड मेक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन मोर इफ़ेक्टिव, यानी लोक नीति के क्रियान्वयन को और अधिक इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए इस पे भी आधारित है. अब यदि हम बात करते हैं कि लोक प्रशासन और लोक प्रबंधन में क्या फ़र्क है, तो दिस शुड ऑल्सो बी केप्ट इन योर माइंड, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इस पे. तो लुकिंग इनटू दिस डेफिनेशन, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द बोथ. बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकसेस ऑन प्रोड्यूसिंग पब्लिक पॉलिसीज एंड कोऑर्डिनेटिंग पब्लिक प्रोग्राम्स, whereas public management is a sub-discipline of public administration that involves conducting managerial activities in public organization. तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि पब्लिक मैनेजमेंट लोक प्रशासन का ही एक भाग है या सब डिसिप्लिन है. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आ सकता है, डेट इज़ हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट. तो जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो टर्म क्वाइन किया गया था वो सर्वप्रथम सबसे पहले क्रिस्टोफर हुड द्वारा क्वाइन किया गया था. उनकी किताब अ पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स इन 1991, एंड ही डिस्क्राइब्ड द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एज अ मैरिज ऑफ अपोजिट्स. तो यदि आप इन 2 चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो इसी में से 2 क्वेश्चंस बनते हैं. पहला क्वेश्चन बनता है कि हु इज़ द फादर ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु सेड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एज मैरिज ऑफ अपोजिट्स. तो आपको 4 ऑप्शंस आ सकते हैं
it can be Osborne also, it can be Christopher Hood also, it can be Nicholas Henry also, या कोई भी ऑप्शन आ सकता है. आपको सही ऑप्शन याद रखना है कि इट वॉज क्रिस्टोफर हुड हु डिस्क्राइब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एज मैरिज ऑफ ऑपोजिट्स. अगर हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो क्रिस्टोफर हुड के अलावा एक और फेमस नाम जो हमारे सामने उभर कर आता है वो है ऑसबॉर्न और ग्लेबर की. ये दो एक नामी विचारक और लेखक थे इस फील्ड में, और उनकी एक बहुत ही फेमस किताब थी री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, हाउ द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट is transforming the public sector. So this is another very important knowledge for you. इस पे questions बन सकते हैं और आए भी होंगे पहले. We will discuss later on. So these are the few things which I wanted to convey you. Now coming back to the question, हम दोबारा अपने क्वेश्चन पर आते हैं जहाँ से हम लोगों ने चर्चा शुरू करी थी. Question was, which of the following pairs is the core principle of new public management as provided by Hayes and Kearney. तो अगर आप न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की जो हमने शुरू में परिभाषा डिस्कस करी थी, उसके जो मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, उसको यदि आप ध्यान में रखेंगे तो हम ये पाते हैं कि हमारा जो ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं उसमें से ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. प्राइवेटाइजेशन, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डाउन साइजिंग एंड मैनेजरलिज्म. मैनेजरलिज्म की हमने बात करी थी कि इसको न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजरलिज्म के नाम से भी जाना जाता है. डाउन साइजिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो लोक व्यय पे हम लोगों ने ध्यान रखने की बात करी थी, कम करने की बात करी थी, वो भी इसमें इंक्लूडेड है. एंड सो इज़ डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी विकेंद्रीकरण की भी हम लोग बात करते हैं. तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी. तो इस प्रकार से हमने सन 2015 में जो 6 क्वेश्चंस इस टॉपिक से, यानी हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उससे संबंधित क्वेश्चंस पे हमने चर्चा करी. ऑप्शंस कैसे आइडेंटिफाई करने हैं इस पे चर्चा करी, और सबसे ख़ास बात है कि इससे संबंधित हमने और एडिशनल जानकारी ली ताकि उससे रिलेटेड अगर भविष्य में कोई क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसको अटेम्प्ट ईजीली कर सकते हैं. अब जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग सन 2016 में इस यूनिट से संबंधित क्या क्वेश्चंस आए थे उस पर चर्चा करेंगे. अगेन वी विल टॉक अबाउट द टिप्स एंड ट्रिक्स. Apart from that, I will give you some additional knowledge which will definitely going to help you in the future for your better preparation. Till then, have a good time, stay safe, have a good time.